हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू बीपीएससी सॉल्यूशंस। साथियों, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने 65th बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को डील करना प्रारंभ किया था, जिस क्रम में हम लोगों ने पहले वीडियो में पहले 50 प्रश्नों को डील किया था। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें और पहले वीडियो को अवश्य देखें। और पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे कंटेंट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। साथियों, इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा गया है कि 2018-19 में भारत में फॉरेक्स रिजर्व कितना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो उस समय फॉरेक्स रिजर्व जो है 412.9 बिलियन यूएस डॉलर प्रारक्षित था। और अगर अभी 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारत में फॉरेक्स रिजर्व जो है वह है 646.4 बिलियन यूएस डॉलर। अगला प्रश्न 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर नाबार्ड है। साथियों, नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्तन नहीं करता है। अगला प्रश्न 53 नंबर है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। साथियों, अब अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर 3000 है। साथियों, इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी और यह असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए था। साथियों, अब अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1965 में किया गया था। साथियों, एक और जानकारी बता दूं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अंतिम निर्णय CCEA लेता है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अर्थात कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति MSP पर अंतिम निर्णय लेती है। साथियों, हमें कमेंट करके बताएं कि MSP में कुल कितने अनाज को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर GDP है। साथियों, इस टर्म को प्रतिपादित करने वाले प्रोफेसर राजकृष्ण थे। प्रोफेसर राजकृष्ण, जिन्होंने 1950 से 80 के बीच में भारत की GDP के धीमी वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोतिहारी। साथियों, अगर वर्ष 2024 के बारे में पूछा जाए तो कृषि मेला जो है बिहार के पूसा में स्थित, जो कि समस्तीपुर में स्थित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, जो 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है 58 नंबर, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 32.11। साथियों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 935। अगर बिहार के लिंगानुपात की बात किया जाए तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। साथियों, अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14.6, 14.6%। साथियों, अगर वर्ष 2023-24 के बारे में पूछा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है 2022-23 में 13% की वृद्धि दर
तृतीय क्षेत्र में रही है। साथियों, अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है 4,87,628 करोड़ रुपये। साथियों, अगर वर्ष 2023-24 के बारे में पूछा जाए कि बिहार राज्य का कुल GSDP कितना है, तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह 7,51,396 करोड़ रुपये है, जो कि वर्तमान कीमतों पर है। अब यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताएं कि स्थिर कीमतों पर बिहार का कुल GSDP कितना है। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर एकीकृत ग्राम विकास योजना है, जो कि ऑप्शन ए में सही है। साथियों, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे। साथियों, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लाई गई थी। बेरोजगारी और गरीबी। अगला प्रश्न है 63 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। साथियों, राजस्थान में 1977 में यह योजना लागू किया गया था। साथियों, अगर यह केंद्रीय स्तर पर देखा जाए या राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह कब शुरू किया गया था, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर की वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5%। 2017 में भारत से निर्यात किए जाने वाले मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं का 5% था। साथियों, अगला प्रश्न 65 प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है रैयतवाड़ी प्रथा। साथियों, इस प्रथा को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड शामिल थे। साथियों, अगर पूरे भारत के मैप में देखा जाए तो कुल 51% क्षेत्र पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था और 30% क्षेत्र पर महलवाड़ी बंदोबस्त और 19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त, जो कि बिहार बंगाल क्षेत्र से संबंधित था। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां है। साथियों, यह कांड वर्ष 1925 में घटित हुआ था, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और दो अन्य लोग ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। इन चारों को फांसी की सज़ा दी गई थी। साथियों, एक और जानकारी दे दूं कि काकोरी ट्रेन कांड को वर्ष 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा। साथियों, अब अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। इस प्रश्न का सही उत्तर है CR दास।
यानी चित्तरंजन दास। साथियों अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने 1873 में इसकी स्थापना की थी और इसे महाराष्ट्र के पुणे जिले में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया था। अब अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट हैं। इन्हें 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। साथियों अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 70 नंबर प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर विनोबा भावे हैं। साथियों आप कमेंट करके हमें बताएं कि दूसरे सत्याग्रही किन्हें चुना गया था। साथियों अब अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। वर्ष 1905 से 10 के बीच में यह संस्था ब्रिटेन में यानी लंदन में अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था के रूप में संचालित थी। साथियों अगला प्रश्न है 72 नंबर की भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेव लाल सराफ। अगला प्रश्न 73 नंबर है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अब अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सखाराम गणेश देवस्कर। साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुरली मोहन प्रसाद। साथियों आयोग ने फाइनल आंसर की के अनुसार इसे ऑप्शन ई माना है क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने त्रुटिवश मुरली मोहन प्रसाद, जो कि सही इनका नाम है मुरली मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद, इस कारणवश इन्होंने ऑप्शन ई सही माना है। वैसे ऑप्शन सी को भी सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न 76 नंबर है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है फूलन प्रसाद वर्मा। जो वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन के अनुसार फूलन प्रसाद वर्मा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ए.ओ. ह्यूम है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। साथियों कमेंट में हमें बताएं कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। साथियों हमें कमेंट में बताएं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को इस संस्था की स्थापना की थी। साथियों एक प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रश्न का आप सही उत्तर कमेंट में बताएं। साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों यहाँ 81 से 90 के बीच मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जिन्हें हम अलग से एक अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डील कर रहे हैं। इन प्रश्नों में अब अगला प्रश्न है 91 कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका पूरा नाम एंटोने लेवोजियर है और इन्होंने रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति
की खोज की थी या पद्धति की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की क्रमशः संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर 38 है। वैसे द्रव्यमान संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पे एक बात बता दूं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्ञात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो हम प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 38 सही उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न 93 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। इस गैस का फॉर्मूला N2O होता है। साथियों, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गैस। साथियों, गैस तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है 95 प्रश्न कि पानी का pH मान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन प्रकृति का होता है। यदि pH स्केल पे देखा जाए तो 0 से 14 के बीच में इसे नापा जाता है और बीच में 7 जिसके बीच में 7 एक विभाजन के रूप में कार्य करता है। 7 पे जो भी 7 pH मान वाले जो भी पदार्थ होते हैं वह उदासीन प्रकृति के होते हैं। 7 से पहले अम्लीय प्रकृति के, 7 से कम pH वाले अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। साथियों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ही है कि इनमें से एक से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए सभी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक के रूप में हैं। अगला प्रश्न है 97 ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में। इसका सही उत्तर केरोसिन होगा। अगला प्रश्न है 98 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, जिसके बाद इसे ट्यूब टायर के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर C6H12O6 ऑप्शन सी है। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि CO समूह का आबंध क्रम है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम है। आबंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम किसी यौगिक में परमाणुओं के बीच बॉन्ड की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हमें प्राप्त है वह इस प्रकार है कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बट्टे डिवाइड बाय 2। साथियों, हमें पता है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, जिनमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो 10 - 4 डिवाइड बाय 2
3। इसका सही उत्तर 3 है। अगला प्रश्न 101 नंबर है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है मानव इतिहास के संबंध में सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात हैं। इनका मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन के द्वारा विकास करती है। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी कि सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म के द्वारा शैवाल और कवक लाइकेन बनाते हैं। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, हैबिटेट। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रैना GRANA ग्रैना उपस्थित होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, जो प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर एटीपी में बदलता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रश्न 105 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, O2। और अगर उत्पाद की बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद शर्करा है, यानी कि C6H12O6, जिसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी, D। ऑस्टियोलॉजी साथियों, हड्डी फाइबर और मैट्रिक्स से बना हुआ मजबूत संयोजी ऊतक है, जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। हड्डी, मैट्रिक्स और फाइबर प्लस फाइबर से बना मजबूत संयोजी ऊतक है, जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। इस क्रम में अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वायरस। साथियों, वायरस के कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है। वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्थिमज्जा, यानी बोन मैरो। अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थायरॉक्सिन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। साथियों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, एड्स किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है वायरस, जो कि HIV के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के कारण एड्स होता है। अगला प्रश्न 111 नंबर प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है? साथियों, दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसका फॉर्मूला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन के हिसाब से इसमें ऑप्शन ई सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। इस अनुसार ऑप्शन ई सही है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, उन्हें दिशा की उनमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर दाब है। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं है, जबकि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक भी न्यूटन है और दाब का मात्रक पास्कल है, जो कि हम लोग ने अभी पिछले प्रश्नों में देखा है। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न में है कि 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलने के लिए जो फार्मूला हमें ज्ञात है वो यह है कि F = C × 9/5 + 32। अब यहाँ पे हम लोग सेल्सियस का फार्मूला अप्लाई करके सेल्सियस का मान 50/9/5 + 32 10 90 + 32 = 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 117 नंबर प्रश्न है कि हर्ज में क्या नापा जाता है। हर्ज में आवृत्ति को नापा जाता है। अब अगले प्रश्न 118 को देखेंगे कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक विभाग है जो गुस्सा, पसीना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, खुशी इत्यादि चीज़ों को नियंत्रित करता है। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 119 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न 120 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाट। साथियों, अब तक हम लोगों ने 120 प्रश्नों को डील कर लिया है, जिसमें 10 प्रश्न को छोड़ दिया जाए जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। उनके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। साथियों, एक जानकारी दे दूं कि अब अगले वीडियो में हम लोग BPSC 65th BPSC में पूछे गए करेंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह एनालिसिस करेंगे कि हमें आने वाले BPSC के एग्ज़ाम 70वीं BPSC 71वीं BPSC या अन्य BPSC एग्ज़ाम में कितने महीने पीछे के प्रश्नों को, कितने महीने पीछे के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार करना चाहिए और कितने महीने पीछे तक के करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए और अपने तैयारी को एक दिशा देंगे, जिससे कि हमारे करेंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और हम करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को बनाने में सक्षम हो जाएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने साथियों की मदद करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।